नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रभंग गंगुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित। पुराने वीडियो में, पुराने लेक्चर में हमने बात की थी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी की, साथ में कुछ अन्य तथ्य देखे थे, नेशनल इनकम को देखा था। आज हम बात करेंगे भारत में किस प्रकार से नेशनल इनकम निकाली जाती है, उत्पादन और आय की दृष्टि से। उत्पादन और आय आधारित हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। सीएसओ क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कब इसका गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति क्या है, किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी भारत में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे यह सटीक जानकारी देता है, स्थिर कीमत आधारित आपका राष्ट्रीय आय कैसे निकल जाती है, चालू कीमत आधारित राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है। इन सारी चीजों को आज के लेक्चर में समझेंगे और एकदम पानी की तरह साफ करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र के विषय की। अपने आगे के वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था, वहां पर मैंने अर्थशास्त्र के विषय में और अर्थव्यवस्था के विषय में आपको समझाया था। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय क्या है तो देखते हुए चलते। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं, उनके अवधारणाओं की पहले हम बात करेंगे। उन समय हम सबसे पहले देखेंगे आपको किसको, जीडीपी को। ठीक है दोस्तों, जीडीपी क्या होता है, क्या ये चीज होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर शब्द पकड़िए, घरेलू। किसकी बात हो रही है, घरेलू, यानी कि घर के अंदर की बात हो रही है। तो अब डेफिनेशन देखिए, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। दो चीजें पकड़िए अब यहां पर, वस्तुओं एवं सेवाओं का। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जो भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, जिससे जितना पैसा मिला है, जितनी आय हुई है, उसको हमने क्या कह दिया, जीडीपी कह दिया। वस्तुएं समझ गए होंगे, वस्तुओं का उत्पादन। यहां पर सेवाओं को कहने का मतलब है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम सेवाएं कह रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था जो है आपके किसी देश की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिनको क्षेत्रक कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र की, जिसके अंदर आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, सर्विस सेक्टर, जहां आप पैसे के बदले सेवा ले रहे हैं, ना कि कोई वस्तु ले रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बैंकिंग, हॉस्पिटल, शिक्षा। यहां पर क्या, आप पैसा दे रहे हैं और पैसे के बदले सेवा ले रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। और आज की डेट में, वर्तमान में भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बोला है एक वित्तीय वर्ष में, तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हुआ है वो आपकी क्या है, जीडीपी है। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने बात करी जीडीपी की, जीडीपी है क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आया आपका जीएनपी। नेक्स्ट है आपका जीएनपी, जिसको आपकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर बात हो रही है राष्ट्र की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पर हमने बात करी राष्ट्र की, तो पूरे देश की यानी कि राष्ट्र की हम यहां पर बात करेंगे अगर, तो इसको सिंपल सा इतना सा मतलब समझिए, आपको एक फॉर्मूले से इसको समझ रहे हैं। जब आप जीडीपी में से देश में विदेशी आय को घटा देते हैं और विदेश में भारतीयों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, जीएनपी निकल जाता है। कहने का मतलब कि भैया जो हमारा देश है, हमारे देश से या किसी देश से जो विदेशी लोग, जो विदेशी भारत से पैसा कमा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को हम माइनस करेंगे और जो हमारे भारतीय लोग विदेशों से पैसा कमा के ला रहे हैं उसको जोड़ देंगे। क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है। देखिए, तो राष्ट्रीय कहने के बाद हम सिर्फ राष्ट्र की आय को, राष्ट्र के उत्पाद को गिनेंगे। विदेशियों ने जो पैसा कमाया वो राष्ट्र के अंदर नहीं आया, वो तो पैसा कमा के अपने देश को ले गए, अपने देश में ले गए, तो राष्ट्र में कहां आया वो। और जो भारतीय लोग बाहर से कमा के ला रहे हैं, वो बाहर से कहां लेके आ रहे हैं, अपने राष्ट्र में लेके आ रहे हैं। तो जीडीपी में से आपको क्या करना है, विदेशियों ने जो पैसा कमाया, जो भी यहां से आपका आय कमाई, उस आय को माइनस कर देना है और भारतीयों ने जो बाहर से कमाई उसको जोड़ देना है। तो आपकी क्या निकल जाएगी, जीएनपी निकल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका निकल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जीडीपी हमेशा जीएनपी से क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। जीडीपी ज्यादा देखने को मिलती है जीएनपी से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो विदेशों से कम पैसा कमा रहे हैं। किसके मुकाबले, किसकी तुलना में, विदेशियों की तुलना में। विदेशी ज्यादा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारे भारतीय बाहर से कम पैसा कमा के ला रहे हैं, तो इसलिए क्या है, जीडीपी क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी जीएनपी से। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एनडीपी। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है और एनडीपी और एनएनपी को एक साथ लिखा है।
एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कैसे निकालना देखिए, इसमें से आपको जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देना है। जो भी मूल्य ह्रास हो रहा है यानी कि जो भी घिसावट हो रही है उसको आप माइनस कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा खर्च है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। देखिए यहां पर नेट की बात हो रही है, शुद्ध की बात हो रही है। तो एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्कर बनाने की कंपनी थी, मार्कर बना रही है, तो मार्कर बनाने में वस्तुओं का उत्पादन किया, परंतु मशीन खराब हो गई, मशीन की सर्विसिंग करानी है, तो मशीन जो खराब हुई, मशीन की जो सर्विसिंग कराई गई उसमें जो पैसा लगा उसको भी जोड़ा गया प्रोडक्ट के साथ। तो जो ये साइड का पैसा लग रहा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त खर्चा जो लग रहा है, जो घिसावट लग रही है, जो मूल्य ह्रास लग रहा है, इसको क्या कर देना, आपको माइनस कर देना, तभी तो आपको शुद्ध निकल के आएगा, शुद्ध वैल्यू तभी निकल के आएगी। तो जीडीपी में से जब आपने मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया तो आपका क्या निकल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एनएनपी। इसका मतलब क्या, इसको कहते हैं नेट नेशनल आपका प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे निकाला जाएगा, जैसे आपने जीडीपी, देखिए एनडीपी लिखा है, ऐसे याद कर लीजिए, एनडीपी जीडीपी मिलता जुलता नाम है, डीपी डीपी दोनों में आ रहा है। तो जीडीपी में से जब आपने मूल्य ह्रास को घटाया तो एनडीपी निकला। तो एनएनपी कैसे निकलेगा, जब आप जीएनपी में से क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास को घटा देंगे, घिसावट को घटा देंगे। जब आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं, एनएनपी को घटाते, सॉरी मूल्य ह्रास को घटाते हैं जब जीएनपी में से, तो आपका क्या निकल जाता है, एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आपका क्या उत्पाद निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अवधारणाएं थी, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी कैसे, जीडीपी क्या है, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, और एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है, क्या जोड़ा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आप एनआई, जिसको आप कहेंगे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। शुद्ध रूप से देखिए कैसे निकाल ले हम इसको। देखा जाए तो दोस्तों जो एनएनपी है वो ही क्या है, एक तरह से अपनी आपकी राष्ट्रीय आय है, क्योंकि आपने क्या करा है, जीएनपी में से माइनस कर दिया मूल्य ह्रास को, विदेशियों की आय जा चुकी है, भारतीयों के द्वारा लाई गई आय जुड़ चुकी है, और जो भी मूल्य ह्रास, जो भी घिसावट हो रही है, माइनस हो चुका है। फिर भी देखिए इसमें और बदलाव किया जाता है, थोड़ा और शुद्धिकरण किया जाता है एनएनपी का, और शुद्धिकरण करके क्या निकाला जाता है, नेशनल इनकम निकाली जाती है। वो कैसे, देखिए जब एनएनपी को मार्केट प्राइस में से परिवर्तित कर फैक्टर कॉस्ट में निकाला जाता है तो आपको क्या निकल जाती है, राष्ट्रीय आय निकलती है। कैसे, देखिए इसका एक फॉर्मूला समझते हुए चलिए, क्या करना है इसमें, देखिए मार्केट प्राइस में से आपको किस में बदलना है, इसको फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो ये कैसे होगा, देखिए नेशनल इनकम निकालने के लिए आपने क्या करा, एनएनपी से किसको माइनस कर दिया, अप्रत्यक्ष कर, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पड़ रहे हैं उनको आप माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस मार्कर की कीमत 2 रुपए थी वास्तविकता में, और इसमें क्या करा गया, अप्रत्यक्ष कर लगते गए, अप्रत्यक्ष कर लगते गए, तो वैल्यू कितनी पहुंच गई, 8 रुपए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर की आपको शुद्ध चीज निकालनी है, आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो भी इनडायरेक्ट टैक्स पड़ रहे हैं इस मार्कर के ऊपर, उसको आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एनएनपी में से जब आपने अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया और सब्सिडी को जोड़ दिया, सब्सिडी मिलती है आपको, सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो जब आप अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी से माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एनआई निकल जाएगा, यानी नेशनल इनकम निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ी अवधारणाएं, ये बात करी हमने राष्ट्रीय आय की। अब आगे थोड़ा हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे किस विषय में, अब हम बात करेंगे आपका क्षेत्रक के विषय में, कि क्षेत्रक होता क्या है। देखिए हमने जो है आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जो भी राष्ट्रीय आय है, जो भी आपको राष्ट्रीय आय मिल रही है, इसको जानने के लिए हमने इसको कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया है, क्योंकि हर एक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो उनके कार्य प्रणाली के अनुसार, उनके योगदान के अनुसार हमने क्या करा है, क्षेत्रकों को बांट दिया है। तो जो हमने जिन जिन भागों में हमने बांटा वो क्या कहलाए, क्षेत्रक कहलाए। और ये कितने प्रकार के देखने को मिल रहे हैं फिलहाल में, ये हैं आपके 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसके अधीन कौन कौन आता है, देखिए पर्यावरण से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां वो किसके अंदर आएंगी, आपका
प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगी। जमीन से जुड़ी हुई जो भी बातें हो रही हैं वो किसके अंदर आएंगी, आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगी। जैसे जल से किसी चीज का संबंध हो, ठीक है, आपका धरातल से, मिट्टी से किसी चीज का संबंध हो, सारा का सारा क्या पर्यावरण है। ठीक है दोस्तों, जल से जुड़ी चीजें, वनस्पति से जुड़ी चीजें, खनिज से जुड़ी चीजें, वन से जुड़ी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो, जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारा का सारा क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, ये सारा का सारा क्या, देखिए ये सारा का सारा जो भी क्षेत्र है, ये जितनी भी गतिविधियां हैं सारा का सारा किससे जुड़ी हैं, ये सारी की सारी जुड़ी हुई हैं आपका किससे, पर्यावरण से। कृषि के लिए पर्यावरण से जुड़ा है, पशुपालन पर्यावरण से जुड़ा है, खनन पर्यावरण से जुड़ा है, मत्स्य पालन पर्यावरण से जुड़ा है। तो जितनी भी ये चीजें निकल के आती हैं ये सारी की सारी क्या हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र के भीतर आएंगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी श्रमिक इसमें लगे हैं, इस काम में लगे हैं, इन गतिविधियों में लगे हैं, उनकी जॉब को किस प्रकार क्या बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए, कृषि के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है और मिट्टी कैसी लाल है। ठीक है, तो रेड कलर जॉब कहा जाएगा जो उन सब श्रमिकों के लिए ये यूज किया जाता है जो श्रमिक किस गतिविधि से जुड़े हैं, प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र की, कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने प्राथमिक क्षेत्र देखा, प्राथमिक क्षेत्र में याद रखिए पर्यावरण से जुड़ी हुई गतिविधियां सारा का सारा क्या है आपका किसके अधीन आएंगी, ये सारा का सारा आएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र के अधीन। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, देखिए द्वितीयक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंदर वे गतिविधियां आएंगी जो कच्चे माल के लिए, किसके लिए, कच्चा माल के लिए किसके ऊपर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अधीन वो सारी गतिविधियां जो कच्चा माल कहां से प्राप्त कर रहे हैं, इन प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है आपका द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं लोहा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इत्यादि। लोहा उद्योग है, देखिए लोहा उद्योग के लिए खनिज कहां से मिलेगा, खनिज मिल रहा है आपको भैया प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए कच्चा माल कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा कहां से, प्राथमिक क्षेत्र से। तो जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, ये सारा का सारा क्या है, जो उद्योग वगैरह देखने को मिलते हैं, जो भी उद्योग वगैरह हैं वो किसके अधीन आएंगे, आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएंगे। बात करेंगे अब, देखिए इसके अंदर जो जॉब लगी होती है, जो भी श्रमिक जुड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कुशल श्रमिक हैं, जो थोड़े ऊपर लेवल में आते हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट में आते हैं, उनको कहा जाता है, उनके लिए यूज किया जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। कौन सी, व्हाइट कॉलर जॉब। द्वितीयक क्षेत्र से जुड़े हुए कुशल श्रमिकों के लिए यूज किया जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। और जो उत्पादन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं नीचे, उन श्रमिकों के लिए क्या यूज किया जाएगा आपका, उनके लिए किया जाता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू ऐसे याद कर लीजिए कि जो कुशल श्रमिक हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, वो एक कमरे में एसी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनकी व्हाइट कॉलर जॉब है। और जो दूसरे श्रमिक हैं जो उत्पादन में लगे हैं, उनका पसीना निकल रहा है, तो कैसी है, ब्लू कॉलर जॉब है। इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र आ गया आपका अब तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मतलब इसको आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र, जिसको आप कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, सर्विस सेक्टर कहते हैं आप। सर्विस सेक्टर यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको, आप जो पैसा दे रहे हैं, पैसे के बदले आपको कोई वस्तु नहीं मिलती है, पैसे के बदले क्या मिलता है, आपको सेवा दी जाती है। यहां पर मूल्य के बदले क्या दी जाती है, सेवा प्रदान की जाती है। जैसे आप कह सकते हैं शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा में देखिए आपको शिक्षा प्राप्त सेवा दी जाती है। हॉस्पिटल है, और आपका क्या है, हॉस्पिटल है, आपका होटल है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका सेवा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, जहां पर मूल्य के बदले, धनराशि के बदले कोई सेवा दी जा रही है। ठीक है, ये आपको हमने बताया 3 क्षेत्र। अब देखते हैं कि वर्तमान समय में इनका जीडीपी में कितना रोल है। तो दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, 17%। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का 29, लगभग 29% जीडीपी, आपका जो राष्ट्रीय आय है उसमें 17% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, 29% आपका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है, और आपका 53.3% समथिंग किसका योगदान है, सर्विस सेक्टर का। यानी कि वर्तमान समय में भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, आपका सर्विस सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र का 53.3। सेकंड नंबर पे द्वितीय क्षेत्र 29, और सबसे लास्ट में किसका योगदान है, 17% प्राथमिक क्षेत्र का। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय
किस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान था, तो आप आंसर देंगे प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि उस समय कृषि वगैरह ज्यादा थी, तो उस समय पर प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था स्वतंत्रता के समय। परंतु वर्तमान समय में सबसे अधिक योगदान किसका है? आपका वर्तमान समय में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी जीडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी की, और आपका जीएनपी नेशनल इनकम की बात करी, राष्ट्रीय आय की। उसके बाद हमने देखा क्षेत्र क्या है, किस प्रकार के 3 क्षेत्रों की बात करी, किसका कितना योगदान है जीडीपी में, हमने ये भी देखा राष्ट्रीय आय में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखने के लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी बच्चों ने हमारा अदर जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वे क्या करिए, प्ले स्टोर में जाइए, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां आपको क्या है, अनेक प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का वहां पर टॉपिक वाइज हम आपको हर एक चीज को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले काम करिए, वेदाश्री लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है और वहां जाके आपको अपनी जो भी तैयारी है उसको एक नया आयाम देना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।